सभी को नमस्कार। और आज का जो मुद्दा है वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी है ये कोई नई समस्या नहीं है। हाँ, ये है कि आजकल ये बड़ा सुर्खियों में है। और सुर्खियों में क्यों है? इसका कुछ क्रेडिट कॉकरोच जनता पार्टी को जाता है निश्चित रूप से। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसके बारे में अगर हम उसके स्ट्रक्चर को देखें तो वो केवल एक ऑनलाइन पेज था जिसको लगभग मिलियंस की संख्या में लगभग 20 मिलियन लोगों ने लाइक किया। तो ये सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि बेरोजगार युवा जो है वो अपने भविष्य के लिए इतने चिंतित है, वो अपनी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पृष्ठभूमियों की चिंता ना करते हुए, वो अपने को जैन जी कहते हुए लगातार जागरूकता की तरफ बिना किसी कायदे कानून का वो ख्याल ना करते हुए जंतर मंतर, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा आंदोलन का केंद्र रहा है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अपने परिवार से भी परमिशन नहीं लेते। और सरकार का बर्ताव सभी ने देखा कि सरकार पूरी डरी हुई थी, लगातार उस मोमेंट को दबाने की कोशिश करती रही। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना देने की बात पर अड़ी रही और लास्ट में बड़ा ही बेआबरू होकर, बड़ा ही बेइज्जत होकर धर्मेंद्र प्रधान जो कि निशाना था उसको इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। भारत को आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। परेशान केवल छात्र ही नहीं है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, डॉक्टर परेशान है, लॉयर परेशान है, परेशान सभी है। क्योंकि सरकार को जो अपना राजधर्म निभाना चाहिए वो नहीं निभा पा रही है। और बेरोजगारी के लिए सिर्फ मैं भारतीय जनता पार्टी को दोष नहीं देना चाहूँगा या केवल राज्य सरकारों को दोष नहीं देना चाहूँगा। इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार पीछे वाली सरकारें भी हैं। पिछली सरकारों को भी इस पे ज़रूर सोचना चाहिए था, एक बुनियादी व्यवस्था बनानी चाहिए थी ताकि भारत के उन युवाओं को, भारत के उन छात्रों को रोज़गार मिल सके जो लगातार अपनी ज़िंदगी के 20 से 25 साल अपने अध्ययन में देते हैं और अध्ययनरत रहकर लगातार वो आगे बढ़ते हैं। तो हमें इन मुद्दों पर विचार करना बहुत लाजमी लगा। और इसी बेरोज़गारी के मुद्दे को फोकस में रखते हुए, हाईलाइटेड रखते हुए हम एक भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष आंदोलन इख्तियार कर रहे हैं, जिसमें लगभग भारत के हर राज्य के युवा जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, जागरूक साथी जुड़े हुए हैं जो भारत का भविष्य देखना चाहते हैं। क्योंकि यूथ्स आर द ओपिनियन मेकर ऑफ एनी सोसाइटी। यूथ ही किसी देश का भविष्य होते हैं, वही ओपिनियन तैयार करते हैं, वही नैरेटिव क्रिएट करते हैं और उस नैरेटिव के आधार पर हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमियाँ आगे बढ़ती है। तो आज मैं इसलिए आपके साथ लाइव हूँ कि मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ कि हम एक मुद्दे तो बहुत है भारत में, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम युवाओं को समय रहते रोज़गार ना दे पाए तो भारत के सामाजिक सांस्कृतिक हालात काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और ये जो संगठन है ये कोई मेरा व्यक्तिगत संगठन नहीं है, इसमें आप सभी का सहयोग रहेगा, आप सभी का एक योगदान रहेगा। आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस आंदोलन में ज़रूर शामिल हो, इस आंदोलन में ज़रूर आप आगे बढ़ चढ़ कर आगे आएँ ताकि बेरोज़गारी की समस्या के हम स्ट्रक्चर को समझ सकें, संरचना को समझ सकें। किसी सरकार को, किसी संगठन को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, ना ही मेरा कोई व्यक्तिगत आक्षेप है।
मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या यूपीएससी अपनी भूमिका निभाने में सक्षम है? क्या यूजीसी अपनी भूमिका निभा पा रही है? क्या एनटीए अपनी भूमिका निभा पा रही है? क्या एसएससी अपनी भूमिका निभा पा रही है? या जितने स्टेट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, या जितने भी राज्य हैं, क्या उनके कमीशन अपनी भूमिका निभाने में समर्थ है? क्या भारत की पार्लियामेंट अपनी भूमिका निभाने में समर्थ है? क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे को हमें बड़ा गंभीरता से लेना होगा। दुख की बात यह है कि मैंने पूरा मानसून सेशन अभी तक जो चला है, बड़ा गंभीरता से मैंने सुना, लेकिन जो पार्लियामेंट्रियन थे उनकी जो डिबेट्स थी वो बहुत गंभीर डिबेट नहीं रही है। वो कभी अलग अलग मुद्दों पर कोई कंसंट्रेटेड वे में उन्होंने कोई बात नहीं कही। कभी वो चंदा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कभी चढ़ावा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कभी वो और दूसरे मुद्दों पर एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोपों पर चर्चाएं करते हैं। लेकिन पेपर लीक के ऊपर जो पार्लियामेंट में एक्ट पारित हुआ, जिसमें कहा गया कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस पर 10 करोड़ तक का उस पर जुर्माना हो जाएगा, क्या इतना करने से समस्या का हल हो जाता है? मुझे लगता नहीं। समस्या के हल के लिए हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ये एक्ट बना है इसमें मूलभूत समस्या यही है कि ये पहले से ही मान चुके हैं कि पेपर लीक तो होना ही, पेपर लीक तो होगा ही, तभी ये ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो ये बहुत मजबूत एक्ट नहीं है। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और सही मायने में तो लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। नहीं तो जंतर मंतर जैसा आंदोलन दोबारा भी हो सकता है। रांची में जो हो रहा आप सभी देख ही रहे हैं। डायरेक्ट एक सर्विस कमीशन को वहाँ के यूथ जो है डायरेक्ट ब्लेम कर रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिलता, हमें अवसर की समानता नहीं है, हमें रोज़गार नहीं मिलता है। तो इन सब मुद्दों पर हम विचार विमर्श करेंगे और जो भूमिहीन बेरोजगार जो आंदोलन हम स्थापित कर रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों के ऊपर जो हम बात करेंगे, जो आप सबसे मिलेंगे, तो उसमें आप सभी हर राज्य के, हर वो भारत का नागरिक जो भारत की समस्याओं को समझना चाहता है, उनका संवैधानिक तरीके से समाधान करना चाहता हूँ, उन सबको इनवाइट करते हैं। हमारा संगठन ये बिल्कुल पीसफुल संगठन रहेगा। एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हम काम करेंगे। लोगों को पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि लोग अपनी समस्या को समझें, और अगर वो अपनी समस्या को समझेंगे तो निश्चित रूप से भारत में बेरोज़गारी की इस समस्या का खात्मा होगा, समाधान होगा। क्योंकि भारत में ये जो समस्या है ये एक राक्षस की तरह बड़ा विकराल रूप धारण कर रही है। भारत का यूथ सुसाइड कर रहा है। रोहित वोमिला जैसे केस हमारे सामने हैं। तो हमें इन सब को जवाबदेह बनाना होगा, यूजीसी को भी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को भी, यूपीएससी को भी, एसएससी को भी, और जितने भी कमीशंस है या जो आईबीपीएस है, उन सबको हर सेक्टर में हमें देखना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि लोगों को स्थायी रोज़गार मिले, परमानेंट रोज़गार मिले। क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्सिंग का ज़माना है। यूज एंड थ्रो, नीड बेस्ड जॉब चल रही है कि लोगों को डेली वेज पे काम कराओ और उनको भगाओ। तो इस चीज़ का हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। लोगों को परमानेंट रोज़गार देना पड़ेगा ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, ताकि वो अपना रोटी कपड़ा मकान की बुनियादी व्यवस्था कर सके, ताकि उन्होंने जो मकान लोन पे लिया है उसकी ईएमआई चुका सके। तो इन सब मुद्दों को हम तभी गंभीरता से समाधान की तरफ ले पाएंगे जब हम एकजुट होकर संगठित तरीके से सरकार को जगाएंगे। किसी पॉलिटिकल दल के ऊपर कोई मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको जवाबदेह कर रहा हूँ कि जो आपका राजधर्म है, जो आप एक कल्पना संविधान में की गई है कि अगर आप एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनेंगे तो लोगों का आप वेलफेयर करेंगे, पब्लिक स्टेट की कामना करेंगे, तो उस पर मैं बात करना चाहता हूँ।
और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमने भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष आंदोलन शुरुआत की है। इसमें भारत के लगभग प्रत्येक राज्य के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, केरला, लगभग भारत के सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ है। उनसे हम विचार विमर्श करते हैं, भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका अपना संगठन है, आपका अपना आंदोलन है, आपका अपना प्लेटफार्म है, आप इसके ऊपर बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। भाई आपने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर पेज था और इतना पॉपुलर हो गया। और अभिजीत दीपके, क्योंकि भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, प्रेशर ग्रुप बनता है, तो एक मोमेंट पर आके वो रुक जाती है। अब अभिजीत दीपके और एक जो दास करके है, वो दो लीडर सिर्फ सामने आ रहे, बाकी पूरी की पूरी जो यूथ है उसका कोई नाम निशान उसमें नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई संवैधानिक तरीके से एस्टेब्लिश की गई पार्टी नहीं है, लेकिन सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा चिंतन मंथन का विषय है कि एक ऑनलाइन प्लेटफार्म को भारत के युवाओं ने इतना ज़्यादा लाइक किया, इतना ज़्यादा सब्सक्राइब किया कि लोग बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर एकजुट हुए, लोग बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर संघर्षरत हुए और भारत में लगने लग गया कि एक बहुत बड़ा आंदोलन चल जाएगा। हालांकि वो आंदोलन अभी गर्त में है, उनकी एक कमेटीज़ बन चुकी है जिसका केंद्र सरकार से बात चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम कोई पॉलिटिकल ग्रुप भी नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हम काम करेंगे। तो निश्चित रूप से देखो, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेरोज़गारी की समस्या, हर ज़िले के अंदर, तो ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स है जो वहाँ के IAS है, उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जवाबदेही से काम करें। जुडिशरी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से केवल आप एक बार जज बन जाते हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि कितने लाखों की संख्या में केसेस पेंडिंग है, चाहे वो सिविल है, क्रिमिनल है, उनको आपको समझना चाहिए। और लैंडलेस सोसाइटी का सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है, उस पर भी हमें समझना पड़ेगा, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझना पड़ेगा, क्योंकि परेशान सभी है। किसान भी परेशान है, स्टूडेंट भी परेशान है, लॉयर भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है, दलित परेशान है, मुस्लिम परेशान है, सिख परेशान है, हिंदू परेशान है, EWS वाले परेशान हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इसकी बारीकी को समझना पड़ेगा कि अगर हम बेरोज़गारी की समस्या का समाधान कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भारत में एक उज्जवल भविष्य की कामना की जा सकती है। क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और भारत को आज़ाद हुए लगभग 80 ईयर्स हो चुके, 80 साल का हमारा भारत, आज़ादी के बाद का भारत। कई सेक्टर में हमने प्रोग्रेस करी, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल सेक्टर है, सोशल सिक्योरिटी है। लेकिन आज भी भारत के युवा जो है बेरोज़गारी की समस्या का बहुत बड़ा सामना कर रहे हैं। एक PhD होल्डर, एक पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर व्यक्ति जो है, आप देखेंगे कि क्लर्क या एक बिल्कुल पियन जैसी जॉब कर रहा है, चपरासी की जॉब करता है। तो ये हमारे लिए बड़ा एक तरह से अनफॉर्चुनेट है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ कि भूमिहीन बेरोजगार संघर्ष मंच पर आप सभी का स्वागत है। ये एक नेशनल लेवल का मंच है, राष्ट्रीय मंच है। भारत के हर राज्यों से हम लोगों को इनवाइट करेंगे, इस समस्या पर सेमिनार्स करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। समस्या का हल निकालने के लिए हम UGC को लिखेंगे, UPSC को लिखेंगे, SSC को लिखेंगे, IBPS को लिखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को लिखेंगे, वहाँ के वाइस चांसलर्स को लिखेंगे। तो भारत में जितना भी एक इंस्टीट्यूशंस है उन सभी से, क्योंकि मेन जो बदलाव आता है वो इंस्टीट्यूशन से बदलाव आता है। तो हमारी लड़ाई इंस्टीट्यूशंस को बचाने की है, हमारी लड़ाई रोज़गार को बचाने की है, हमारी लड़ाई उस तानाशाही और भाई भतीजावादी व्यवस्था के खिलाफ है जिन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स पर कब्जा कर लिया है, जो सिर्फ अपने परिवारों को ही अपने डिपार्टमेंट में एंट्री दिलवा रहे हैं। उनको बाहर निकालना
और हमारा ये भी मकसद है कि भारत के हर परिवार को एक स्थायी रोज़गार ज़रूर मिले, यानी भारत के हर परिवार को एक स्थायी रोज़गार मिले, क्योंकि भारत में अभी भी 90% परिवार ऐसे हैं जिनके यहाँ पे स्थायी रोज़गार नहीं है, परमानेंट गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है। तो हमें भारत के संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो सिर्फ एक तरह से आप देखा जाए कि वाइट एलिफेंट बन गए हैं। तो हमें एक बुनियादी तौर पर इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा कि बेरोज़गारी की समस्या के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा और तरतरीवार तरीके से एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल के माध्यम से हमें उन आकाओं से बात करनी है जिन्होंने अपनी हेजिमोनी, अपनी मोनोपोली बना ली है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। उनके परिवारों से ही वाइस चांसलर निकलते हैं, उनके परिवारों से ही प्रोफेसर आते हैं, उनके परिवारों से ही जज आते हैं, उनके परिवारों से ही बड़े बड़े MBBS MD डॉक्टर आते हैं, उनके परिवारों से ही बड़े बड़े IIM MBAs आते हैं और IITians आते हैं। तो हमें समाज के उस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, समाज के उस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी सिस्टम में शामिल करना पड़ेगा और उसके लिए सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा माध्यम होती थी, क्योंकि ब्रिटिश एरा के दौरान तो उन्हीं लोगों को ICS बनाया जाता था जो अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब होते थे, अंग्रेज़ जैसा बोलते थे वैसा वो सोचते थे। क्योंकि लॉर्ड मैकाले हमेशा ये बात कहता था कि मैं भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता हूँ जो देखने में इंडियन लगे लेकिन उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसकी लैंग्वेज, उसका रहन सहन, उसका पहनावा ओढ़ावा ब्रिटिश जैसा हो। तो हम भी भारत में कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। भारत दो तरह का भारत हो गया है, एक भारत जहाँ पे ग्रामीण भारत बसता है, एक इंडिया जहाँ पे इंग्लिश पीपल्स लोग रहते हैं। तो हमें इन सब विचारों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। फिर दोबारा से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का वेलकम करता हूँ, आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप ज़रूर हमारे इस प्लेटफार्म पर आए। बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ हमारा एक ये बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन में मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, इनवाइट करता हूँ और आप कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से मिलना चाहें तो वो भी आपको मैं ज़रूर बहुत जल्द ही मैं अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे। बहुत जल्दी हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, बहुत जल्दी हम अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म्स जो है उनको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप सभी ने आज मेरे को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्राना, धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद। थैंक यू।